Hello friends, welcome to our next lecture in the climatology series. तो बिफोर वी स्टार्ट कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों के फीडबैक जो आया है कमेंट सेक्शन में उसके बेसिस पे उसको पहले एक बार डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा। तो सबसे पहला फीडबैक जो एक दो स्टूडेंट्स से देखने को मिल रहा है वो ये कह रहे हैं कि ऑप्शनल की बुक्स के बारे में, ऑप्शनल की डिटेल्स के बारे में बताएं, ऑप्शनल के हम वीडियोज़ बनाएं। तो उनसे मैं कहना चाहूँगा कि ऑप्शनल इज़ समथिंग जिसको आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। ईच एंड एवरी टॉपिक विल बी कवर्ड फ्रॉम डिफरेंट बुक। 10 टॉपिक एक बुक में से होंगे एंड इट दे मे नॉट बी इन अ प्रॉपर सीक्वेंस। कोई टॉपिक किसी बुक में, कोई टॉपिक किसी बुक में। तो इट इज़ नॉट ईजी फॉर एनी वन टू टेल यू कि कौन सी बुक आपके लिए सही रहेगी। सो इट्स बेटर यू कॉन्टैक्ट समबडी फिजिकली, फेस टू फेस। तो उसमें वो जो आपकी हेल्प कर पाएंगे दैट विल बी अ बेटर ऑप्शन फॉर यू। अगर मैं आपको कोई भी 4 बुक बता दूंगा तो सारी बुक आप पढ़ नहीं सकते, सब कुछ आप रिटेन नहीं कर सकते। तो इट्स बेटर कि आप लिमिटेड टॉपिक बाय टॉपिक जो आपके जान पहचान में कोई एक्सपीरियंस कैंडिडेट हो ज्योग्राफी के जो आपको बता पाए, वो आपको टॉपिक बाय टॉपिक बता देंगे कि ये टॉपिक इस बुक से अच्छे तरीके से हो जाएगा। कुछ पुराने पेपर्स की हेल्प हो जाएगी तो उसकी आपकी प्रिपरेशन जो है थोड़ी सी बेटर होगी। तो एक तो आपका जो कंडीशन जो थी वो कोई जो फीडबैक जो था एक इसके रिगार्डिंग था। एक फीडबैक जो काफ़ी सारे फ्रेंड्स ने दिया है कि क्वेश्चंस वगैरह मेंस ओरिएंटेड जो है वो पेपर जो हम अपने वीडियोस को बनाएं। तो ये मेंस ओरिएंटेड है काफ़ी। जो हम जो भी कॉन्सेप्ट हम इसमें कर रहे हैं वो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से किया जा रहा है। क्वेश्चन प्रीलिम्स के थोड़ा सा इसलिए हो जाता है कि प्रीलिम्स में एक आपको एमसीक्यू में एक सिर्फ एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अगर आप मेंस का एक स्ट्रक्चर और सारा देखने लग जाएं तो द वीडियो विल बी नेवर एंडिंग। हम हर टॉपिक से क्वेश्चन निकलेंगे मेंस के। तो इट्स बेटर, हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मेंस के लिए आपको अलग से गाइडेंस मिले तो हमारा जो पेड कोर्स है उसमें हम लोग जो है आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों के प्रैक्टिस क्वेश्चन देते हैं पर टॉपिक। तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपको जो है फेस टू फेस आप इंटरेक्ट भी कर पाएंगे। तो जो आपको हेल्प चाहिए उसमें आपको वो हेल्प जो है मिल जाएगी। तो उसके बाद कुछ स्टूडेंट्स का जो फीडबैक आ रहा है कि रिगार्डिंग फ़ॉन्ट साइज़ उनको नहीं दिखता है क्लियरली। ऑडियो का तो आई होप द इशू इज़ नाउ रिजॉल्व। ऑडियो क्लियर होगा, सभी को क्लियरली सुनाई देता होगा। जो फ़ॉन्ट साइज़ का डायग्राम्स का जो इशू है कि आपको क्लियरली नहीं दिखते हैं, कि आजकल क्या है कि स्मार्टफोन्स का टाइम है तो सभी लोग, मुझे जहाँ तक लगता है वो लोग खासतौर पर मुझे ये फीडबैक दे रहे हैं वो उसको फ़ोन पर देखते हैं। तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि वीडियोस को लैपटॉप पे देखिए। फ़ॉन्ट आपको क्लियर दिखाई देगा। इवन फ़ोन पे हमने खुद भी वीडियोस को देखा है, क्लियरली दिखाई देता है, डायग्राम थोड़ा समझने में इशू हो जाता है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये रहेगी कि इसको आप लैपटॉप पे देखिए, क्योंकि एनीवेज यू नीड अ लैपटॉप फॉर द होल डे, कुछ और प्रिपेयर करने के लिए भी। तो लैपटॉप में ही इसको आप वीडियोस को देखेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा इसमें रहेगा। फिर कुछ फीडबैक है, कुछ स्टूडेंट्स स्पेसिफिक फीडबैक नहीं देते। अब कुछ स्टूडेंट्स का फीडबैक आ जाएगा नॉट नॉट ऑफ दैट क्वालिटी। अब नॉट ऑफ विच क्वालिटी, क्या इशू है वीडियो में, तो प्लीज़ उसको थोड़ा सा स्पेसिफिक बताइए। फ़ॉन्ट साइज का जैसे लोग बताते हैं, ऑडियो का बताते हैं, डायग्राम का बताते हैं, तो एटलीस्ट वी कैन इम्प्रूव ऑन दैट। अब अगर आप एक जनरल फीडबैक लिख देंगे नॉट ऑफ दैट क्वालिटी, उसमें हमें कुछ आइडिया नहीं लग पाएगा कि अब वो क्या है। तो प्लीज़ बी स्पेसिफिक। इट्स गुड कि आप नेगेटिव का अगर आप कमेंट भी दे रहे हैं तो इट्स गुड फॉर अस कि हमें फीडबैक मिल रहा है, बट एटलीस्ट उसको थोड़ा सा स्पेसिफिक बताइए कि क्या चीज़ उसमें स्पेसिफिकली आपको अच्छी नहीं लगी, किस पैरामीटर्स पे आप उसको जज कर रहे थे और जो चीज़ आपको उसमें नहीं लगी। तो हमें आपके उसमें हेल्प करने में बहुत मदद मिलेगी। फिर एक फाइनल जो एक आता है कि जो मुझे ऑब्जर्वेशन लगी सभी कमेंट्स पढ़ के, कि सम स्टूडेंट्स दे वॉच अ वीडियो वंस एंड दे एक्सपेक्ट कि सब कुछ समझ में आ जाएगा। फॉर अदर टॉपिक्स आई डोंट नो, बट फॉर ज्योग्राफी आई कैन अश्योर यू ईच टॉपिक यू विल हैव टू रीड एटलीस्ट थ्राइस और 4 टाइम्स। तब आपको क्लियर समझ में आएगा, यू विल बी एबल टू रिटेन, क्योंकि इसके कॉन्सेप्ट जो हैं बहुत अलग अलग टॉपिक से रिलेटेड हैं। फिजिक्स भी इसमें लग जाती है, केमिस्ट्री भी आपकी यूज़ हो जाती है। तो और हर टॉपिक में कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट्स नए आएंगे। तो हर एक को रिटेन कर पाना इट्स नॉट ईजी। एक बार वीडियो देख के आप नहीं समझ पाएंगे। तो प्लीज़ जब भी आप वीडियो देखें आप साइड बाय साइड अपनी बुक भी ओपन करें,
वीडियो देख के एक कॉन्सेप्ट को समझा, उसको बुक में पढ़ा, बुक में एक एनसीईआरटी बुक्स में जो है इतना वो कंप्लीट टॉपिक नहीं है सब कुछ। तो जीसी लॉन्ग में देखो, अगर उनमें भी नहीं है तो इंटरनेट पे सर्च कीजिए। तो जब अंडरस्टैंडिंग हो जाए फिर वीडियो को आगे चलाइए, आगे का टॉपिक देखिए और उसके बाद फिर से बुक को रेफर कीजिए। एंड दिस साइकिल हैज़ टू बी रिपीटेड 3-4 टाइम्स। आफ्टर दैट यू विल बी एबल टू से कि हाँ मुझे सब कुछ समझ में आ गया। उसके बाद आप वीडियो, हमारा कंट्रीब्यूशन कैन बी ओनली 20-25% ओनली। 75% कंट्रीब्यूशन जो है वो आपकी तरफ से ही होगा, आपका अपना एफर्ट होगा। कितनी भी अच्छी वीडियो, कितना भी हम एफर्ट उसमें कर लें, इट विल नॉट बी सफिशिएंट अगर आप उसको खुद अब 2-3 बार नहीं पढ़ेंगे, 2-3 बार वीडियोज़ को नहीं देखेंगे। इट हैपन्स इवन फॉर यू नो एक्सपीरियंस स्टूडेंट्स जो 4-4, 5-5 बार भी एग्जाम दे चुके हैं, बट फिर भी अगर जब एक बार बेसिक ज्योग्राफी वो पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो उनको एक बार रिटेन करने में, सब कुछ रिकॉल करने में टाइम लगता है। ज्योग्राफी इज़ दैट काइंड ऑफ सब्जेक्ट। तो दिस वॉज अबाउट द फीडबैक, प्लीज़ कीप राइटिंग टू अस। हाँ, थोड़ा सा एक चीज़ और मैं आपको कहना चाहूँगा कि कई बार आपने आज के लेक्चर पे सपोज कोई फीडबैक दिया है, उस पर मुझे डिस्कशन करने में हो सकता है 2-3 लेक्चर लग जाए, बिकॉज समटाइम्स व्हाट वी डू इज वी प्री रिकॉर्ड द लेक्चर्स, ताकि किसी को भी कई बार इमरजेंसी हो जाती है कि हम रिकॉर्ड ना कर पाएँ, तो आपका उसमें लॉस ना हो, कंटिन्यूटी चलती रहे लेक्चर्स की, उसमें कोई भी ब्रेक ना हो। एटलीस्ट मंडे टू फ्राइडे 5 लेक्चर या 6 लेक्चर हम कोशिश करते हैं वीकली, तो वो आपकी कंटिन्यूटी चलती रहे। तो जब तक हम आपके फीडबैक पढ़ते हैं तो पहले के वीडियोज़ रिकॉर्ड हो जाते हैं, तो प्लीज़ उसमें थोड़ा सा वेट कीजिए, हम आपके फीडबैक को ज़रूर कंसिडर करेंगे। 2-3 वीडियो के बाद जो है आपको वो फीडबैक पे या तो हम काम कर चुके होंगे, क्वालिटी का कुछ होगा इशू तो हम इम्प्रूव कर देंगे, और कोई क्वेश्चन है आप लोगों का तो हम उसको रिजॉल्व भी कर देंगे। जैसे हमने इंटरनेशनल डेट लाइन और पैलियोमैग्नेटिज्म का जो टॉपिक है हमने उसको कवर कर दिया था, क्योंकि आप लोगों ने उसको कहा था। तो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज लेक्चर नाउ। तो आज हम पढ़ेंगे जनरल सर्कुलेशन ऑफ एटमॉस्फेयर, कि एटमॉस्फेयर में कौन सी हवा किस डायरेक्शन में चलती है, क्या पैटर्न बनता है उसका, और वो ग्लोबल लेवल पे होती है। उसके बाद फिर हम लोकल लेवल पे पढ़ेंगे कि क्या फिनोमिना होता है, टेम्परेरी एंड परमानेंट विंड्स जो होती हैं आपकी, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो काफ़ी इसमें जो है अब क्लैरिटी जो है आपकी चीज़ों की होने लगेगी, बट एक कॉम्प्लेक्सिटी भी है जो चीज़ों की बढ़ जाएगी थोड़ी सी। तो इस लेक्चर को ध्यान से देखिएगा, बार बार देखिएगा, ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए। तो these are the features of our YouTube channel. Please subscribe to the channel, and these are our paid courses. Please feel free to contact us for any information. We'll surely help you out. Then this is the general circulation of atmosphere. इसमें एक चीज़ ये है कि this is just a diagram. I'll explain कि क्या चीज़ कैसे हो रही है। थ्योरी हमने इसमें दी है, बट ज़्यादा डिटेल में थ्योरी नहीं है, क्योंकि उसको लिखने का इतना ज़्यादा कोई फ़ायदा है नहीं, क्योंकि हम उसको आपको समझा रहे हैं। तो अगर आप चाहते हो तो इसके खुद नोट्स बना सकते हैं, या फिर समझ लेंगे तो इसकी फिर आपको नोट्स की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो जब हमने प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन के जो मैप देखे थे लास्ट लेक्चर में, उसमें एक चीज़ जो हमें देखने को मिली थी कि प्रेशर के जो है जोन्स बन जाते हैं। इफ़ दिस इज़ योर इक्वेटर, this is your around 22.5, this is 22.5 north and south, this is your 66 degree north, and this is your 66 degree south, and this is your north pole and this is your south pole. तो यहाँ पे एक लो प्रेशर सिस्टम बनता है विच इज़ कॉल्ड दी ITCZ। यहाँ पे एक हाई प्रेशर रीजन बनता है विच इज़ कॉल्ड सब ट्रॉपिकल हाई। यहाँ पे सॉरी थोड़ा सा तो इक्वेटर पे आपका जो लो प्रेशर रीजन बनता है विच इज़ कॉल्ड दी ITCZ। फिर आप आप सब ट्रॉपिकल रीजन में जाते हैं तो इसको यहाँ पे एक हाई प्रेशर रीजन होता है विच इज़ कॉल्ड दी सब ट्रॉपिकल हाई, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, और सेम यहाँ पे सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट जो आपकी बनती है STHP सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर। फिर 66 डिग्री नॉर्थ पे और साउथ पे आपकी बनती है सब पोलर लो और SPL। और उसके बाद जो आपका पोलर होता है,
polar region, these are the polar high, both north and southern hemisphere. तो ये आपके जो मेजर मेजर जोन्स थे जो कि हमें उस डायग्राम में नज़र आए थे. अब इसको हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे कि ये होता कैसे है, ये डेवलप क्यों होते हैं. इन विंड्स के नाम भी जो बीच में नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, आपने साउथ ईस्ट स्टेट्स जो आप देख रहे हैं, वेस्टर्लीज और पोलर ईस्टर्लीज, ये भी हम समझेंगे कि ये कैसे डेवलप होती है. तो अब आप इक्वेटर रीजन को एक बार इमेजिन कीजिए. इक्वेटर रीजन में क्या होता है कि सनलाइट आपकी डायरेक्ट 24/7 ऑलमोस्ट 365 डेज सनलाइट डायरेक्ट आती है. हमने जो पढ़ा था एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज 90 डिग्री, तो सनलाइट डायरेक्ट आती है, हीट बहुत ज़्यादा होती है. तो टेम्परेचर हाई होने के कारण क्या होता है कि एयर जो है वो इट स्टार्ट्स टू मूव अप. अब जब हवा ऊपर जाती है तो नीचे के एरिया में क्या हवा की कमी हो जाएगी. इस एरिया में पूरे में 5 डिग्री नॉर्थ टू 5 डिग्री साउथ, ये जो हवा की कमी होगी इट विल बी लो प्रेशर जोन. लो प्रेशर जोन होगी तो ये हवा जब ऊपर गई तो इसकी हवा को कमी पूरी करने के लिए जो आपके सब ट्रॉपिकल रीजन है यहाँ से हवा इधर आती है इसकी कमी को पूरा करने के लिए. तो अब आप इमेजिन कीजिए कि हवा यहाँ से ऊपर गई, सब ट्रॉपिकल हाई से हवा इधर नीचे इसको पूरा करने के लिए आ गई. अब यहाँ पे आ गया आपका ट्रोपोपॉज. ट्रोपोपॉज इज समथिंग लाइक दिस. जो हमने पढ़ा था कि ट्रोपोपॉज की इक्वेटर पे हाइट इज़ अबाउट 18 किलोमीटर, सॉरी 13 किलोमीटर, और यहाँ पे पोल्स पे आपकी होती है अराउंड 8 किलोमीटर. तो ये हाइट ट्रोपोपॉज आ गया. ट्रोपोपॉज पे क्या होता है कि ये सेम चीज़ आपकी सदर्न हेमिस्फीयर में भी हो रही है. जब आपकी हवा यहाँ आ गई, एक तो क्या होगा कि हाइट पे जाने के बाद लैप्स रेट से इसका टेम्परेचर घटता है. टेम्परेचर घटता है तो इसका वेट जो है बढ़ जाता है, इट स्टार्ट्स टू कम डाउन. और ट्रोपोपॉज के साथ भी आने का ये नीचे आना शुरू हो जाती है. जैसे जैसे ट्रैवल करती है धीरे धीरे यहाँ पे सबसाइड होना शुरू कर देती है. क्योंकि यहाँ पे जब हवा गई तो यहाँ पे हवा जो है आपका एक कमी होगी, तो इस कमी को पूरा करने के लिए यहाँ पे हवा जो है डिसेंड करती है. तो अभी देखिए साइकिल पूरी हो गई. इक्वेटर से हवा ऊपर गई, उसको पूरा करने के लिए नीचे से यहाँ पे सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर रीजन से हवा यहाँ पे आ गई. ट्रोपोपॉज से हवा टकरा के आपकी हवा जो है इट मूव्स टुवर्ड्स पोल्स, और वहाँ पे थोड़े टाइगर ये सबसाइड होना स्टार्ट हो जाती है एंड इट कम्स डाउन. आप ये इसको ऐसे इमेजिन कर सकते हैं जब हवा ऊपर जा रही है कि अगर एक वाटर पाइप है, अगर आप उसको पानी चला के छत की तरफ उसका फेस कर देंगे तो वो पानी जो है वो उसके पास कोई रास्ता नहीं, वो राइट और लेफ्ट में डिफ्लेक्ट होगा. थोड़ा सा नीचे आपको फील होगा कि पानी की नीचे भी गिर रहा है थोड़ा सा, बट मेजर वो राइट और लेफ्ट की तरफ जाने की कोशिश करेगा. तो सेम थिंग इज हैपनिंग हियर कि दो पाइप्स हैं, जैसे पानी ऊपर की तरफ जा रहा है तो पानी के पास कोई ऑप्शन नहीं है कि वो राइट और लेफ्ट में डिफ्लेक्ट होगा. तो ये सेम साइकिल जो है इधर भी सदर्न हेमिस्फीयर में भी हो जाती है और ये नदर्न हेमिस्फीयर में हो जाती है. इसको कहते हैं साइकिल को आपकी हेडली सेल. ये नाम यहाँ पे लिखा हुआ है इसका. दिस इज कॉल्ड दी हेडली सेल. तो दिस इज वेरी प्रोनाउंस्ड, ये ऑलमोस्ट थ्रू आउट द ईयर देखने को मिलती है. तो अब क्या होता है कि पहला तो आपका इसमें तीन चीज़ें आपकी समझ में आ गई कि पहला तो आपका ITCZ जो बनता है इंटर ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल जोन, क्या होता है कि जिसमें आपकी हवा जो है सारी ऊपर जाती है. लो प्रेशर जोन होता है, एक्सट्रीमली लो प्रेशर जोन, हाई हीट के कारण हवा ऊपर जाती है. तो पहला आपका जोन जो बन गया ITCZ, लो टेम्परेचर लो प्रेशर सिस्टम बनता है. सेकंड चीज़ जो आपकी आपके अपने हेडली सेल समझ ली, आपकी हेडली सेल कैसे काम करती है. थर्ड चीज़ जो इसमें आती है, जो विंड सब सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर रीजन से इक्वेटर की तरफ आ रही है, अब इस पर कोरियोलिस फोर्स एक्ट करेगी. कोरियोलिस फोर्स जब एक्ट करेगी तो इट विल बी डिफ्लेक्टेड टुवर्ड्स राइट इन नदर्न हेमिस्फेयर एंड लेफ्ट इन सदर्न हेमिस्फेयर. तो इनकी डायरेक्शन इंस्टेड ऑफ बीइंग लाइक दिस ये ऐसे आ जाती है थोड़ी सी. तो हवा की डायरेक्शन के बेसिस पे ही उसका नाम पड़ता है. तो अगर ये देखिए अब इसकी डायरेक्शन क्या हो गई, दिस इज योर नॉर्थ, दिस इज योर ईस्ट, तो ये हवा यहाँ से आ रही है तो दिस इज नॉर्थ ईस्ट विंड
और ये है आपकी साउथ ईस्ट। अब इसमें ट्रेड विंड क्यों होती है, क्योंकि ये पैटर्न जो है अ, ये ये इंडिया और जो आपका मिडल ईस्ट है वहाँ पे ट्रेड के लिए ये जो विंड्स का पैटर्न था यूज़ किया जाता था, क्योंकि डायरेक्शन फिक्स रहती थी, ये मोर और लेस काफ़ी ज़्यादा फिक्स पैटर्न रहता था। तो इनकी डायरेक्शंस को यूज़ करके, प्रिडिक्टेबल डायरेक्शन को यूज़ करके जो सेलर्स थे, इनको जो आपके टू एंड फ्रो मूवमेंट रहती थी, सेल करते थे। तो इसीलिए आप इनको नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स बोलते हैं, ट्रेड के लिए यूज़ होती थी। तो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड एंड साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स, इनकी डायरेक्शन ये एंड ये। तो तीनों चीज़ें समझ में आ गई। ITCZ क्या होता है, आपका हेडली सेल क्या होता है, और नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स और साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स क्या होती है। विंड्स आर नेम्ड फ्रॉम द डायरेक्शन इन विच दे आर कमिंग। जो ओशन करंट्स थे उनका ऑपोजिट होता है, उनका नाम उस जगह के नाम पे पड़ता है जहाँ पे वो जा रही हैं। आपका नॉर्वेयन करंट है जो नॉर्वे की तरफ जाता है, आपका हम्बोल्ट या पेरू करंट है जो पेरू की तरफ जाता है। विंड्स के केस में ये उल्टा है, ये वहाँ से उसके नाम पे पड़ता है जहाँ से ये आ रही है। तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, साउथ ईस्ट डायरेक्शन। तो पहले जो आपकी जो साइकिल है, पहला जो आपका जोन है, ये कवर हो गया। अब हम आते हैं आपके सेकंड जोन पे। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये आपका सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर रीजन है। हवा जो है यहाँ से आपकी जाती है इस तरफ को। अब जो हवा यहाँ यहाँ पे ये तो हो रहा है आपका सरफेस पे, जो ITCZ की तरफ जो आपकी हवा मूव करती है। बट हायर एटमॉस्फेयर में क्या होता है, ट्रोपोपोज के साथ डिफ्लेक्ट होते होते यहाँ पे हवा नीचे की तरफ सबसाइड करती है। जब हवा सबसाइड करती है, आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था, जब इट इज़ डाइवर्जिंग इट इज़ अ लो प्रेशर रीजन, व्हेन इट इज़ सबसाइडिंग एंड कन्वर्जिंग इट इज़ अ हाई प्रेशर रीजन। तो यहाँ पे आपका जो है ये हाई प्रेशर बेल्ट बन जाती है अराउंड 30 डिग्री, और यू कैन से इट इज़ अ जोन ऑफ 22 to 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ। तो ये सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर रीजन जो आपका बन जाता है। इसमें आपकी जो है एक चीज़ और भी होती है कि विंड सिर्फ इस डायरेक्शन में नहीं मूव करती, विंड आपकी इस डायरेक्शन में भी मूव करती है। क्योंकि ये अब इसको ऐसे इमेजिन कीजिए कि पानी आप ऊपर से नीचे की तरफ पाइप का फेस आपने कर दिया, तो फर्श पे वो पानी जब टकराएगा वो राइट और लेफ्ट में डिफ्लेक्ट होगा। तो जब यहाँ पे ट्रोपोपॉज से सब ट्रॉपिकल हाई पे नीचे की तरफ बेल्ट आ रही है, दिस इज योर सरफेस, तो हवा यहाँ पे आके इधर भी जाएगी और इधर भी जाएगी। तो आपकी हवा की मूवमेंट जो है इस तरफ भी रहती है, इस तरफ भी और इस तरफ भी। तो अब इसमें पहली चीज़ होगी आपके जोन कौन से होते हैं। जोन आपका हो गया सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट। उसके बाद क्या होता है, जब ये हवा यहाँ पे गई, इधर से क्या होता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ठंडा रीजन होता है, बहुत ज़्यादा ठंडा रीजन होने के कारण क्या होता है कि जो यहाँ पे हाई प्रेशर हो जाता है, हाई प्रेशर होकर तो यहाँ पे तो कंपैरेटिवली लो प्रेशर ही रहता है उसके कंपैरिजन में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ठंडा है। तो विंड की डायरेक्शन यहाँ से यहाँ चलती है। यहाँ चलने के बाद क्या होता है कि ये विंड यहाँ आती है, ये विंड यहाँ आती है। तो ये आपस में जब यहाँ पे कन्वर्ज होती है, तो जब दो विंड यहाँ कन्वर्ज हो रही हैं, तो इनके पास जाने के लिए और कोई रास्ता नहीं है बट टू मूव अप। तो यहाँ पे ये जो है सब पोलर लो रीजन के पास ये मूव करती है विंड ऊपर की तरफ। थोड़ा सा इसमें, तो ये आपका सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर रीजन है यहाँ से ये, और ये आपका सब पोलर लो रीजन है। यहाँ पे हवा गई, इधर से से हवा, पोलर रीजन से हवा आई, ये दोनों ऊपर की तरफ मूव कर गई। ऊपर जाने के बाद आपका ट्रोपोपोज आ गया, कुछ हवा ये इधर से आगे इधर चली जाएगी, कुछ इधर आ जाती है, और ये दोबारा से आपका जो है यहाँ पे जो है नीचे कन्वर्ट कर जाती है, जो आपका सेल, जो हेडली सेल का जो पार्ट था। तो इसको सेल को कहते हैं आपका फेरल सेल। आई होप इट इज़ क्लियर। आप इसको ऐसे इमेजिन कीजिए कि एक साइकिल आपकी ये है हेडली सेल, फिर आपकी ये है फेरल सेल, और उसके बाद आती है पोलर सेल। पोलर सेल हम देखें क्या है, ये आपका इक्वेटर रीजन है, ये आपका सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, दिस इज सब पोलर लो एंड दिस इज पोलर हाई। अब ये यहाँ से हवा ऊपर गई, इसकी कमी पूरी करने के लिए नीचे आ गई, ये हवा ट्रोपोपॉज से टकरा के इधर गई और डिफ्लेक्ट होकर दोबारा सबसाइड होकर नीचे आ गई। तो ये आपकी हेडली सेल कंप्लीट हो गई।
अब हवा यहाँ पे जो नीचे आई वो नीचे आके इधर भी डिफ्लेक्ट होगी, इधर भी डिफ्लेक्ट होगी, ये इधर मूव करी, पोलर रीजन से हवा इधर आती है हाई प्रेशर और लो प्रेशर डिफरेंस के कारण, यहाँ पे आके टकराती है, ये ऊपर जाती है, ऊपर जाके ये ट्रोपोपोज आ गया, ट्रोपोपोज पे टकरा के ये इधर डिफ्लेक्ट होगी और इधर डिफ्लेक्ट होगी, और इधर डिफ्लेक्ट होने के बाद यहाँ पे आके ये इसके साथ साथ जो है नीचे मूव कर जाएगी। तो आपकी ये फेरल सेल भी जो है कंप्लीट हो गई। तो दूसरा कॉन्सेप्ट आपका हो गया क्लियर यहाँ पे, फेरल सेल ये भी आपकी कंप्लीट हो गई। तो सब ट्रॉपिकल हाई हो गया, वेस्ट आपका फेरल सेल हो गया। अब इसके बाद आता है कि टाइप ऑफ विंड क्या है। अब इसमें विंड क्या होती है कि अब हवा जो है आपकी ये इस डायरेक्शन में चलती है वैसे तो, बट क्योंकि कोरियोलिस फोर्सेस पे लगती है तो ये राइट में डिफ्लेक्ट हो जाती है। सेम चीज़ होती है आपकी यहाँ पे, ये लेफ्ट में डिफ्लेक्ट हो जाती है। लेफ्ट में डिफ्लेक्ट होने के कारण ये इट दे अपीयर टू बी कमिंग फ्रॉम वेस्ट, सो दीज आर कॉल्ड दी वेस्टर्लीज। क्योंकि ये इसमें नॉर्थ वेस्ट या साउथ वेस्ट इसलिए नहीं होता क्योंकि ये कंटिन्यूसली फ्लो करती है फ्रॉम वन पार्ट टू अदर। नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स थोड़ा सा फिर भी पैटर्न इक्वेटर की मूवमेंट के कारण जो अपेरेंट मूवमेंट ऑफ सन जो हम पढ़ेंगे थोड़ा सा, उनका जो विंड बेल्ट है थोड़ा सा शिफ्ट हो जाते हैं, बट वेस्टर्लीज आर वेरी सस्टेन्ड, तो इसको सिंपल वेस्टर्लीज ही बोलते हैं। देन कम्स योर थर्ड पार्ट। अब आपके दो पार्ट हो गए, ITCZ और सब ट्रॉपिकल हाई, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स और नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स, और कलेक्टिवली कॉल्ड एज ट्रेड विंड्स, एंड देन वी हैव वेस्टर्लीज, हेडली सेल एंड फेरल सेल। ये आपका पार्ट जो है कंप्लीट हो गया। नाउ विल कम टू द थर्ड पार्ट, जो ये आपने तीन सेल्स पढ़ी ली थी, हेडली सेल, फेरल सेल। नाउ वी कम टू द पोलर सेल। दिस इज ITCZ, दिस इज सब ट्रॉपिकल लो, सॉरी सब ट्रॉपिकल हाई, दिस इज सब पोलर लो, एंड दिस इज पोलर हाई। अब जब हवा यहाँ पे आपकी, आपने देखा था यहाँ पे ऊपर की तरफ मूव कर रही है, तो यहाँ पे डाइवर्जेंस है, तो इट विल बी ए लो प्रेशर रीजन, सो दैट इज कॉल्ड अ सब पोलर लो। अब ये हवा यहाँ पे ये इसके साथ क्या हुआ, ये आपने पढ़ लिया, ये हवा यहाँ पे मूव करती है, ट्रोपोपोज आ गया, टकराती है, और ट्रोपोपोज के साथ साथ नीचे मूव कर जाती है, सबसाइड करती है, और ये डायरेक्शन आपने पहले पढ़ ली थी, पोलर रीजन से सब पोलर लो की तरफ हवा चलती है ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस। ये साइकिल पूरी हो जाती है, दिस इज कॉल्ड दी पोलर सेल। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, सिर्फ आप जो मैंने एक पाइप वाला वाटर वाला एग्जांपल जो बताया आपको, उससे थोड़ा सा रिलेट करने की कोशिश करें, बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड दी पोलर सेल। पोलर सेल, ये पोलर रीजन आपका हाई प्रेशर रीजन होता है, तो चौथा रीजन आपका जो है ये भी कवर हो गया। सब पोलर आपकी सब पोलर लो जो रीजन है वो कवर हो गया। इसके बाद क्योंकि विंड सरफेस लेवल पे इस डायरेक्शन में मूव करती है, ये राइट में डिफ्लेक्ट हो जाती है इधर, और ये लेफ्ट में डिफ्लेक्ट हो जाती है इधर, तो ये ईस्ट से अपीयर होती आती है, तो दीज आर कॉल्ड पोलर ईस्टर्लीज, कमिंग फ्रॉम पोलर रीजन फ्रॉम ईस्टर्न डायरेक्शन, दीज आर कॉल्ड पोलर ईस्टर्लीज, तो इसको पोलर सेल कहते हैं। सो दिस वाज अबाउट दी टाइप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ प्रेशर बेल्ट्स एंड दी डिफरेंट टाइप ऑफ विंड्स, हेडली सेल, फेरल सेल एंड पोलर सेल, ये तीनों कवर करा दी। इसमें एक चीज़ जो छोटी है, इनके लोकल कुछ नाम है, इसमें क्या नाम पड़े हैं इनके, इस रीजन को जो ITCZ आपका रीजन है, इसको हम डोल्ड्रम्स कहते हैं। डोल्ड्रम्स, डोल्ड्रम मीन्स एक्सट्रीम काम, इतना ज़्यादा काम होता है, बिल्कुल हवा ऊपर जाती है, बीच में बिल्कुल कोई इधर हॉरिजॉन्टल मूवमेंट नहीं होती हवा की, सॉरी, तो बिल्कुल काम होता है, तो इसलिए इस रीजन को हम डोल्ड्रम्स भी कहते हैं। उसके बाद एक इसको जो आपका जो सब ट्रॉपिकल हाई रीजन है, इसको हम हॉर्स लैटिट्यूड भी कहते हैं। हॉर्स लैटिट्यूड इसलिए कहते हैं क्योंकि हवा यहाँ पे ऊपर से नीचे कन्वर्ज हो रही है, ऊपर से इट इज नॉट फ्रॉम सब पोलर लो टू दिस, बट ट्रोपोपोज, अगर आपका ये ट्रोपोपोज है, ये सरफेस है, तो ऊपर से नीचे आ रही है, बहुत हाई प्रेशर रीजन हो जाता है, अनईज फील होता है इस रीजन में। तो पहले के सेलर्स क्या करते थे कि, और क्योंकि हॉरिजॉन्टल मूवमेंट विंड की नहीं होती ज़्यादा, तो जो बोट थी वो सेल नहीं करती थी, क्योंकि विंड बहुत कम होती थी, तो क्या करते थे,
हॉर्स को जो है, जो सेलर्स थे आपके जो अरेबियन रीजन से और आते थे हॉर्सेज लेके ट्रेडिंग के लिए, उनको पानी में फेंक देते थे। तो ये, बट देयर मे बी अनदर थ्योरीज स्टोरीज अबाउट इट कि कुछ भी हो सकता है, बट जो एक कहने में जो ये चीज़ कही जाती है कि इसीलिए इसका नाम हॉर्स लैटिट्यूड पड़ा हुआ है इस रीजन का नाम। तो दिस इज़ द रीजन वाई इट इज़ कॉल्ड दी हॉर्स लैटिट्यूड। उसके बाद एक चीज़ जो फाइनल चीज़ इसमें बचती है, वो बचती है आपकी वेस्टर्लीज। ये देखिए वेस्टर्लीज, क्योंकि फ्लो करते यहाँ पे आपका लैंड मास बहुत ज़्यादा है, तो इनकी डायरेक्शन जो है बदलती रहती है। दे मूव अप, दे मूव डाउन। तो ये जो इनकी जनरल जो पैटर्न है वो चेंज होता है, वो हमने पहले देख लिया था टेम्परेचर और प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन के कारण। बट क्योंकि सदर्न हेमिस्फेयर में आपका लैंड मास नेग्लिजिबल है, पूरा ओशियन है सारा, तो ये जो है आपकी वेस्टर्लीज है बिल्कुल कंटिन्यूस, ऑलमोस्ट पैरेलल टू द लैटिट्यूड फ्लो करती हैं। 40 डिग्री, 50 डिग्री एंड 60 डिग्री। 40 डिग्री आपका जो लैटिट्यूड है इसको कहते हैं रोरिंग फोर्टीज। 50 डिग्री को कहते हैं फ्यूरियस फिफ्टीज एंड 60 डिग्री को कहते हैं श्रीकिंग सिक्सटीज। रोरिंग, फ्यूरियस, श्रीकिंग। अब इनके नाम देखिए कि इतनी स्ट्रॉन्ग विंड्स होती हैं, ये इतना डिफाइंड पैटर्न होता है इनका कि इनके नाम कितने खतरनाक हैं कि जो सेलर्स, आप किसी से बात कीजिए जो कोई मेटेरोलॉजिकल डिपार्टमेंट में हो, कोई या नेवी में कुछ लोग कई बार एक्सपीडिशंस पे जाते हैं, तो किसी से बात हो तो उनसे एक्सपीरियंस पूछिए कि इस रीजन में आने के बाद उनका क्या एक्सपीरियंस था। तो सम पीपल रिटर्न बैक विदाउट कंप्लीटिंग देयर जर्नी मैक्सिमम आफ्टर 50 डिग्री साउथ। जब वो फ्यूरियस रीजन में पहुंचते हैं तभी वो वापस आ जाते हैं, उनसे आगे वो जा ही नहीं पाते। इतना इट इज़ सो फ्राइटनिंग एंड दिस रीजन इज़ एब्सोल्युटली अनबेरेबल। इतनी तेज़ आवाज़ होती है हवा की कि इट इज़ डेफनिंग साउंड एट दिस लैटिट्यूड। तो ये इसलिए इनके नाम है। तो इसका थोड़ा सा एक एक्रोनियम हम बना सकते हैं, RFS। तो इससे आपको याद हो जाएगा कि 40, 50, 60 पे R है, 40 पे तो रोरिंग, फ्यूरियस एंड श्रिकिंग। तो ये आपको जो है याद करने में ईजी रहेगा। तो दिस इज़ अबाउट ऑल अबाउट दी आपके प्रेशर बेल्ट्स। तो इसमें हमने कवर किया है कि कौन सी बेल्ट्स हैं, कौन सी विंग्स हैं, उनके लोकल नेम्स क्या हैं, आपके डोल्ड्रम्स, हॉर्स लैटिट्यूड्स, रोरिंग 50, रोरिंग 40s, फ्यूरियस 50, शीकिंग 60s, वेस्टर्लीज के जो नाम हैं, ये सारे हमने कवर किया। फिलहाल के लिए जो जेट स्ट्रीम के नाम लिखे हुए हैं, पोलर जेट स्ट्रीम, सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम, आप इनको अभी के लिए डोंट कंसीडर इट। इसको हम बाद में जेट स्ट्रीम का जो टॉपिक करेंगे हम उसमें इसको पढ़ेंगे। तो ये हमने सारी इसकी थ्योरी लिखी हुई है, सब कुछ मैंने इसमें जो है मोरलेस एक्सप्लेन कर दिया है। इफ़ समथिंग इज स्टिल जो मैंने ना पढ़ाया हो, आप इसको पढ़ लेंगे तो आपको इजीली जो है समझ में सारा आ जाएगा। देन दिस आर सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट एंड दी पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। तो एक जो कॉन्सेप्ट जो हमने बार बार पढ़ा था, ये ना इतना ज़्यादा आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। इंडियन मानसून के लिए इसको थोड़ा सा समझना ज़रूरी हो जाता है। जब आप मानसून पढ़ेंगे तो मैं उसको उस टाइम पे भी पढ़ा सकता था, बट क्योंकि अभी हम पढ़ ही रहे हैं इसको सारा एटमॉस्फेयर के डिफरेंसेस को, तो आई थॉट कि मैं आपको इसमें इंक्लूड कर दूँ इस टॉपिक को। अपेरेंट मूवमेंट ऑफ द सन क्या होती है कि 3 सिनेरियो आप इमेजिन कीजिए। ये आपका सन है, एक आपका अर्थ जो है, अगर उसकी एक्सिस बिल्कुल स्ट्रेट होती, सपोज अर्थ बिल्कुल सीधी होती, वो सिनेरियो। एक जो नॉर्मल हमारे जो सिनेरियो बनते हैं वो कि एक्सिस जो है आपकी ऐसे टिल्टेड है, तो जब आपका समर होगा नदर्न हेमिस्फीयर में, इट मीन्स टाइम फ्रॉम अबाउट जून ऑनवर्ड्स टिल अक्टूबर नवंबर, जो समर का सीज़न है। तो क्योंकि ये टिल्टेड है, इट्स नॉट स्ट्रेट बट इट इज़ टिल्टेड, तो ये वाला एरिया जो है आपका ज़्यादा क्लोज होगा सन के कंपेयर टू दिस वन, और ये एरिया थोड़ा सा पीछे की तरफ होगा, दूर की तरफ होगा। आगे की तरफ इमेजिन कीजिए कि एक कोई चीज़ आगे की तरफ झुकी हुई है किसी चीज़ के, तो इस एरिया में जो है हीट ज़्यादा फील होती है। तो जो आपकी
जो आपकी जो हमने प्रेशर सिस्टम अभी पढ़े हैं ITCZ और सारा पढ़ा, तो थोड़ा सा ये नॉर्थ की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं। आपका जो ITCZ है, समर के टाइम पे जब मानसून सीजन होता है, वो इंडियन लैंड मास में ऑलमोस्ट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास पहुंच जाता है, अराउंड 20 डिग्री 25 डिग्री तक पहुंच जाता है। इतनी मूवमेंट तक इसमें होती है, तो पूरा का पूरा प्रेशर सिस्टम जो है ऊपर की तरफ मूव कर लेता है, नॉर्थ की तरफ। दिस इज द अपेरेंट मूवमेंट ऑफ द सन। सन मूव नहीं कर रहा है, बट अपेरेंट मूवमेंट ऑफ द सन है कि जो इक्वेटर हमें जो डोलरम्स हमें 0 डिग्री पे मिलने चाहिए थे ITCZ, वो हमें 20 डिग्री पे मिल रहा है। तो इट इज़ अपेरेंट मूवमेंट ऑफ द सन। सेम चीज़ क्या होती है, अब आप इसको सन सन इमेजिन कीजिए कि दिस इज सन, दिस इज अर्थ, और क्योंकि आपकी अर्थ ऐसे टिल्टेड है, अब जब सदर्न हेमिस्फेयर में आपका समर है अराउंड दिसंबर रीजन, ये वाला जो आपका रीजन होगा, ये आपका साउथ पोल, सॉरी आपका सदर्न हेमिस्फेयर का, यहाँ पे आपकी सनलाइट ज़्यादा होगी, हीट ज़्यादा फील होगी, इंसोलेशन ज़्यादा फील होगी, क्योंकि ये ज़्यादा ऐसा फील हो रहा है जैसे इसकी तरफ ज़्यादा झुका हुआ है। तो जो प्रेशर बेल्ट है आपकी सारी, वो साउथ की तरफ शिफ्ट हो जाएंगी सारी। सेम थिंग जो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में हो रही है वो सदर्न हेमिस्फेयर में, बट क्योंकि सदर्न हेमिस्फेयर में लैंड मास बहुत कम है, तो इतना उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। मेजरली जो इसका हम इफेक्ट देखते हैं वो हमारे इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू से हम इंडियन मानसून के टाइम पे ज़्यादा देखते हैं। बट सेम चीज़ जो है आपकी, इसको समझने की बस बात यह है कि सदर्न हेमिस्फीयर में भी देखने को मिलती है। इसको अपेरेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इट इज़ नॉट द रियल मूवमेंट ऑफ द सन। सन ऊपर नीचे मूव नहीं करता है, बट उसका इफेक्ट जो है वो मूव करता है। अब इस डायग्राम को भी आप देखेंगे, क्योंकि अभी देखिए कि ये अर्थ ऐसे टिल्टेड है, तो ये वाला पार्ट जो है इसको ज़्यादा रोशनी मिलेगी, और थोड़ा सा ये वाला पार्ट जो है थोड़ा सा पीछे की तरफ हो जाएगा, ये ज़्यादा रोशनी इसको देगी। तो ये जो आपके ये अगर इक्वेटर है, बट ITCZ आपका यहाँ मिलेगा कहीं ना कहीं। तो दिस इज़ योर इक्वेटर, दिस इज़ योर ITCZ। और सेम चीज़ होगी आपकी जब सदर्न हेमिस्फीयर में समर होगा, ये वाला पार्ट जो है ये आपका इक्वेटर होगा, बट ITCZ आपका यहाँ कहीं पे होगा, और सारी प्रेशर बेल्ट फिर उसके बाद जो है साउथवर्ड मूव कर जाएगी थोड़ी थोड़ी ऊपर। इक्वेटर रीजन ITCZ पे थोड़ा ज़्यादा इफेक्ट होता है क्योंकि हीट ज़्यादा होती है, उन पे इतना लैटिट्यूड का इतना 5 डिग्री 10 डिग्री तक का डिफरेंस होता है। ITCZ पे 20 डिग्री 25 डिग्री तक का डिफरेंस भी हो जाता है डायरेक्शन में। तो दिस इज़ अपेरेंट मूवमेंट ऑफ द सन। थोड़ा सा इजी कॉन्सेप्ट है, नथिंग वेरी ड्रास्टिक अबाउट इट, इसको थोड़ा सा समझ लेंगे। और अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो प्लीज़ इसके ना कोई यूट्यूब पे वीडियोस जिसमें ग्राफिक्स वगैरह एनिमेशन से बनाया हो, तो वो आपको इजीली समझ में आ जाएगा और ज़्यादा, क्योंकि 3D है, पर टू डायमेंशनल पिक्चर देख के इतना क्लियर नहीं होता। तो 3 डायमेंशनल अगर आप कोई वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको और क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आपकी आती है टाइप्स ऑफ विंड्स। तो अभी हमने जो पढ़ी ट्रेड विंड्स, आपकी वेस्टर्लीज और आपकी पोलर ईस्टर्लीज, ये आपके ग्लोबली फ्लो करती हैं, आप कहीं भी चले जाएंगे ये विंड्स वहाँ पे होंगी। लैटिट्यूड पे डिपेंड करता है कि कौन से लैटिट्यूड पे आप हो, बट वो विंड आपको मिलेगी। तो दीज आर कॉल्ड द प्लेनेटरी विंड्स, जैसे आपकी ट्रेड विंड्स होती है। उसके बाद कुछ आपकी विंड्स जो होती हैं जो सीजनल विंड्स होती है, जो सीजन के साथ फ्लो करती है। जैसे आपका सबसे बड़ा एग्जांपल है सीजनल विंड्स का, वो है मानसून विंड्स। मानसून सीजन आता है, उसका नाम ही मानसून सीजन है, तो बारिश होती है, एक फिक्स पैटर्न होता है, उसके बाद वो मानसून जब विड्रॉ हो जाता है तो उसका एक फिक्स्ड वेदर पैटर्न हमें देखने को मिलता है। तो वो ऐसी विंड्स को कहते हैं सीजनल विंड, जो एक पर्टिकुलर टाइम ऑफ द ईयर पे आती है। एंड देन वी हैव दी फाइनल टाइप ऑफ विंड्स विच होती है लोकल विंड, जो लोकल डिफरेंस हीटिंग, जैसे लू है आपकी इंडियन लैंड मास में गर्मी में चलती है, तो उसको जो है लोकल विंड कहेंगे, क्योंकि वो सिर्फ इंडिया में ही है, एक लोकली एक पर्टिकुलर टाइम पे मिलती है और दैट्स इट। वो ज़्यादा टाइम के लिए भी नहीं होती, इट इज़ फ्यू आवर्स, फ्यू डेज, मैक्सिमम अ मंथ, इतने देर तक के लिए रहती है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है आपका लोकल विंड्स का? द लैंड ब्रीज एंड द सी ब्रीज। अब इसका ये जो डायग्राम बनाया है मैंने, इसकी मैंने ज़्यादा डिटेल नहीं लिखी है इसमें, वो क्योंकि कॉन्सेप्ट आप समझ लेंगे बहुत इजीली, इसमें आपको समझ में आ जाएगा, कोई ज़्यादा बराबर है नहीं। थ्योरी आपको पढ़नी है तो यू कैन रीड इट इन दी बुक। अब ये देखिए कि ड्यूरिंग दिस इज़ योर सी, दिस इज़ योर लैंड पहले डायग्राम में। अब क्या होगा कि सपोज डे टाइम है, दिस इज़ योर डे टाइम। डे टाइम में क्या होगा, लैंड मास जो है वो मैंने बताया था कि लैंड ज़्यादा जल्दी गर्म और ठंडा होता है, सी अपना टेम्परेचर रिटेन करने की कोशिश करता है।
तो सपोज अगर टेम्परेचर 25 डिग्री है तो लैंड 25 डिग्री पे बहुत जल्दी पहुंच जाएगा। सी जो है टेम्परेचर 25 होने में बहुत ज़्यादा टाइम लेगा। तो यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है, सॉरी यहाँ पे टेम्परेचर कम है तो प्रेशर थोड़ा सा ये हाई प्रेशर रीजन बन जाएगा, और यहाँ टेम्परेचर कम हो गया तो ये लो प्रेशर रीजन बनता है। अब विंड का आपको पता है कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर चलती है, तो सरफेस के अलोंग जो है ये जो है विंड हाई प्रेशर से लो प्रेशर चलती है, सी से आती है, तो दिस इज कॉल्ड योर सी ब्रीज। जो जहाँ से आती है उसके नाम पे इसका नाम पड़ता है, तो दिस इज कॉल्ड दी सी ब्रीज। अब ये विंड यहाँ से गई, यहाँ पे कन्वर्ज होकर ऊपर जाती है, और यहाँ पे इसकी कमी पूरी करने के लिए विंड यहाँ आती है, तो साइकिलिक चलती रहती है। तो दिस इज कॉल्ड योर सी ब्रीज। अपोजिट होता है आपका नाइट टाइम पे। नाइट टाइम पे क्या होगा, अब सी तो अपनी प्रॉपर्टी रिटेन करने की कोशिश करता है, तो वो अगर एक बार गर्म हो गया दिन में, अगर ये 2 बजे ही 25 डिग्री पे पहुंच गया था, ये 4 बजे 25 डिग्री पे पहुंच जाएगा, तो ये जब ठंडा होना शुरू होगा ये 7 बजे तक हो सकता है 7 PM, या आपका 20 डिग्री तक पहुंच जाए। बट ये 7 बजे तक हो सकता है 23 डिग्री पे ही पहुंचे, टेम्परेचर अपना लूज़ नहीं करेगा। तो क्या होगा, ये टेम्परेचर ज़्यादा, ये टेम्परेचर कम, तो ये हाई प्रेशर, ये लो प्रेशर, विंड की डायरेक्शन जो है अपोजिट हो जाती है, और हवा यहाँ से मूव करती है, और जैसे मैंने आपको बताया कि इसकी कमी पूरी करने के लिए यहाँ से हवा आती है, ये कन्वर्ज करके ऊपर जाती है, तो ये साइकिल पूरी हो जाती है। दिस इज कॉल्ड योर लैंड ब्रिज। ये नाइट टाइम में देखने को मिलती है आपको। तो ये डेली बेसिस पे कोस्टल एरियाज़ में देखने को मिलती है, डेली बेसिस पे। तभी होता है कि आपके मुंबई में लोग जो मुंबई से हैं वो जानते होंगे कि आपके जो फ्लैट्स होते हैं जनरली नदर्न इंडिया में, क्या होता है कि लोग दे टेंड टू स्टे टुवर्ड्स टू द क्लियर टू द ग्राउंड फ्लोर। मुंबई में अपोजिट है, जितने आप हाई राइज में जाओगे, जितना हाइट पे आपका फ्लैट होगा उसकी कॉस्ट उतनी ज़्यादा होगी। उसका रीज़न सिर्फ यही है कि जो ब्रीज आती है, अब ये इसको ये मत समझिएगा कि बिल्कुल ही 2 फीट अबव ग्राउंड है, नहीं। दिस इज़ अ जोन, ये इतना जो क्लोज है, इट इज़ अराउंड फ्यू 100 मीटर्स अबव द ग्राउंड। तो जो दिन के टाइम पे बहुत अच्छी हवा आती है, क्योंकि नहीं तो क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा होती है, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो एटमॉस्फेयर कैन बी अनबियरेबल, गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो क्योंकि ये जो आपकी सी ब्रीज ब्लो करती है दिन के टाइम पे, इससे बहुत सूदिंग इफेक्ट मिलता है। तो जितना हाई राइज होगा, अपार्टमेंट होगा आपका, उतनी ही ज़्यादा उसकी कॉस्ट होगी। ग्राउंड फ्लोर के पास आसपास जो होंगे उनकी कॉस्ट कम होगी। तो ये मुंबई के आसपास या कोलकाता या आपके चेन्नई, जो वहाँ के रीजन के जो लोग हैं उसको ज़्यादा बेटर समझ सकते हैं। तो ये आपके लोकल विंड्स होगी। उसके अलावा आपकी बहुत सारी और लोकल विंड्स आती हैं, फोन, चिनूक, हरमटन, डॉक्टर, हरमटन को डॉक्टर भी बोलते हैं। ये डिफरेंस जितनी भी आपकी लोकल विंड्स आती हैं जीसी लियोंग में डिटेल में दी हुई है। हम इसको एक अलग से वीडियो बना के हम उसके अंदर स्टडी करेंगे। फिलहाल के लिए लोकल विंड्स में आप सिर्फ ये याद रखिएगा, लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज। एक दूसरी टाइप की आपकी जो ब्रीज होती है वो होती है वैली ब्रीज एंड माउंटेन ब्रीज। टेम्परेचर इन्वर्जन में भी आपने माउंटेन के केस में देखा था कि वैली ब्रीज और माउंटेन ब्रीज कैसे ब्लो करती है। तो सेम चीज़ इसमें होती है कि अगर आपका ये माउंटेन एरिया है, दिन के टाइम पे क्या होता है कि आपका माउंटेन स्लोप ज़्यादा जल्दी गर्म होगा, तो विंड जो है ऊपर की तरफ यहाँ से उठना शुरू करेगी। अब जब यहाँ से ऊपर हवा ऊपर उठ रही है तो ये यहाँ से ऊपर जाएगी, और बीच में से जो है हवा नीचे आने लग जाएगी, सबसाइड करने लग जाएगी। तो दिस इज कॉल्ड योर माउंटेन ब्रीज। और रात के टाइम पे क्या होता है, इट इज़ कम्प्लीटली अपोजिट। ये जल्दी ठंडा होता है, ठंडा होता है तो प्रेशर बढ़ता है, हवा ठंडी होती है, वो नीचे यहाँ पे सिंक करना स्टार्ट कर देती है, और बीच में से हवा जो है फिर ऊपर जाना स्टार्ट करती है। तो ये अपोजिट होता है। दिस इज कॉल्ड योर वैली ब्रीज। तो इसीलिए यहाँ पे जब टेम्परेचर इन्वर्जन के वीडियो में भी हमने देखा था कि इसीलिए कहा जाता है कि जो घर बनते हैं, बनाने चाहिए जो माउंटेन एरियाज में, वो हिल स्लोप्स पे बनाने चाहिए, ना कि वैली में, क्योंकि वहाँ पे ठंडी हवा जो है सेटल हो जाती है, पहले ही ठंड होती है पहाड़ों में, और टेम्परेचर इन्वर्जन के कारण से ठंड काफ़ी टाइम तक वहाँ पे स्टे भी करती है। तो दिस इज़ अबाउट योर टाइप ऑफ विंड्स। तो होप आपको ये सारा क्लियर हो गया होगा। दिस इज़ द एंड ऑफ टुडेज़ लेक्चर। कोई भी अगर आपको इशू आता है इसमें, कोई भी अंडरस्टैंडिंग का इशू है, प्लीज़ एक पहले कोशिश कीजिएगा कि उसको वीडियो को बार बार देखें। फिर भी समझ में नहीं आता है तो कोशिश कीजिएगा कि अपने किसी कलीग से पूछने की कोशिश करें जिसको समझ में आ गया हो।
वो किसी को भी समझ में नहीं आ रहा है, फिर भी लगता है कि देर इज समथिंग लैगिंग, प्लीज़ राइट टू अस, विल श्योरली ट्राई टू एक्सप्लेन दिस पॉइंट अगेन समवेयर किसी अगले वीडियो में, सो दैट यू गेट क्लैरिटी ऑन द टॉपिक. थैंक यू सो मच, प्लीज़ कीप राइटिंग टू अस.